नमस्कार। मैं हूं रमेश भट्ट। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर देखी और एक मां का बयान भी सुना। यकीन मानिए मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसे एक 1.5 साल के शिवान जोशी को 5-5 अस्पतालों का रुख करना पड़ा। यानी ग्वालदम से बैजनाथ, बैजनाथ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर, उसके बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद हल्द्वानी। सवाल यह है कि 25 सालों में हम क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए कि कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतने इक्विप्ड हैं, इतने वेल इक्विप्ड हों कि हम एक 1.5 साल के बच्चे को एक अच्छा वहां पर इलाज दे पाए। आप सोच सकते हैं, स्क्रीन पे इस बच्चे को देखकर मैं हर उस माँ बाप से पूछना चाहता हूं, कल ये स्थिति हमारी भी हो सकती है, हम पे क्या बीतेगी? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए कि 25 सालों में हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पाए? हम कहते हैं लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, इसीलिए तो पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर इमरजेंसी हुई तो हम अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को कहां ले जाएंगे इलाज करने के लिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, इसने हर किसी को परेशान किया है। हर किसी के मन में एक पीड़ा है और वो इस सिस्टम से एक ही सवाल करना चाहता है, इन नीति निर्धारकों से एक ही सवाल करना चाहता है कि आखिर ऐसे सिस्टम, सड़े गले सिस्टम को हम कब तक ढोते रहेंगे और कब तक शिवान जोशी जैसे बच्चे इस सिस्टम की भेंट चढ़ते रहेंगे। शिवांश जोशी के पिता रजौरी में पोस्टेड हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं, लेकिन सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी, उस मां पे क्या बीत रही होगी। इसीलिए मैंने आज दिनेश चंद्र जोशी जी को देवभूमि डायलॉग के मंच पे बुलाया है। मैं चाहता हूं ये व्यवस्था बदले। मैं चाहता हूं फिर कोई मां को ये दर्द ना सहना पड़े, फिर कोई पिता को ये दर्द ना सहना पड़े। ये पूरा घटनाक्रम अब आपको दिनेश चंद्र जोशी जी बताएंगे। जोशी जी, मैं चाहता हूं आपका जो दर्द है उसके लिए एक तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, एक उत्तराखंडी होने के नाते हम सबके मन में ये बहुत पीड़ा है कि ये जो आपके साथ हुआ इसने हम सबको बहुत परेशान किया है। मैं चाहता हूं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप जरूर बताएं। सबसे पहले थैंक यू सर। आपने मुझे मौका दिया है इस चीज़ को बताने का, इस सत्य को आगे बताने का। तो ये एक सर, मेरा बच्चा बीमार होता है 10 तारीख को। उसको नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में ग्वालदम में ले जाया जाता है। उसको वहाँ पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन वो कंडीशन देख के डॉक्टर उसको आगे बैद्यनाथ हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे। और बैद्यनाथ हॉस्पिटल में जाके वो बच्चा, उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चलता है और उस बच्चे की तबीयत बिगड़ती जाती है। वो बच्चे के बॉडी में एक्चुअली जो घर से नॉर्मली वॉमिटिंग और लूज मोशन की प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो रही थी, तो उसके रिकॉर्डिंग हम उसको दिखाने के लिए लेके गए थे, लेकिन वो इतनी बढ़ जाएगी तो हमें भी नहीं पता था। तो वो उसकी जो वॉमिटिंग और लूज मोशन, उसकी वजह से पता नहीं बॉडी में जो है, उन लोगों ने इन्फेक्शन बताया था कि इसकी बॉडी में जो है इन्फेक्शन फैल रहा है। तो उसको बैद्यनाथ से भी आगे के लिए ट्रांसफ़र किया गया बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ पे एम्बुलेंस के थ्रू उसको लेके वहाँ पे 6:30 बजे के समथिंग उस बच्चे को बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो वहाँ पे भी उन लोगों ने थोड़ी बहुत उसको देखा और उसके बाद जो है वहाँ से अल्मोड़ा के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया उस बच्चे को। 7 बजे के समथिंग का टाइम था जब एम्बुलेंस 108 सर्विस के लिए पहली कॉल की गई थी। 7 भी नहीं बजे थे उस वक्त, 6:54-55 का टाइम था। मैं तो ड्यूटी पे था, मेरे लिए थोड़ी एक मुश्किल था कि ये चीज़ मैं अपनी ड्यूटी करूं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि ड्यूटी टाइम में मोबाइल अलाउ नहीं है। तो मुश्किल ये था कि मैं अपनी ड्यूटी करूं और या फिर मैं मोबाइल में घर में अपने बच्चे के बारे में सोचूं, कुछ समझ नहीं आया मुझे। फिर भी मैंने अपने साथ के दोस्तों से जैसे तैसे मैनेज करके मैंने घर पे बात करने की कोशिश की। और उसके बाद जब मेरी बात मेरी वाइफ से होती है, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि टाइम तो 8 बज गए, अभी तक एम्बुलेंस ही नहीं आई है। जब उनने एम्बुलेंस को 7 बजे कॉल किया, एक्चुअली एम्बुलेंस के द्वारा उनको ये बताया गया कि हम अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। ऐसे करते करते कम से कम 8 बजे का टाइम हो गया था वहाँ पे। तो 8 बजे के टाइम में जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार मुझे जो है डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या फिर जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल में स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए। मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि सर ये तो मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ। एक्चुअली वो मेरी वाइफ जो है ना, उन बात करवाती है इमरजेंसी में, एक डॉक्टर भूपेंद्र हैं, उनसे बात करवाती हैं मेरी वाइफ। तो मेरी उनसे जब बात होती है तो उनको मैं बताता हूँ कि सर मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ और मेरा बच्चा जो है वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है और उसको पिछले 1 घंटे से जो है एम्बुलेंस नहीं मिली है।
तो उनका डायरेक्टली यही रिप्लाई रहता है कि ये मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस को जो है बुलाने का। ओके, ये आपका काम नहीं है। तो मैं उनसे बोलता हूँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, मैं अपने बच्चे को जो है वहां से सिविल एम्बुलेंस करके जैसे तैसे हो गए, मतलब जैसे भी मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को वहां से ले जा सकता हूँ। तो उनने ये बताया कि नहीं, आप जो है जब 108 सर्विस आएगी आप अपने बच्चे को तभी आप वहां से ले जा सकते हो, नहीं तो आपके इस केस को वो लेंगे नहीं। यानी कि अल्मोड़ा जो बेस हॉस्पिटल है वो बच्चे को वहां पे एडमिट नहीं करेंगे। तो ऐसे करते करते कम से कम 8:30 बजे का टाइम था। मेरी जब उनसे ऐसी बातें होने के बाद जब बातें होती हैं हमारी, तो मैं उनसे इसी बारे में बात करूँ, सर आप कुछ कीजिए करके, तो उनसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ। तो वो जो है डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं कि तू यहाँ पे आ जा। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सुन के बड़ा गंदा लगा कि तू यहाँ पे आ जा। तो मैंने उनसे ये बताया कि ये सर ये वर्ड किसने बोले थे जोशी जी? ये वर्ड ये किसने बोले थे? ये डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल जो डॉक्टर हैं, उनने ये इसी वार्ड में मुझसे बात डॉक्टर की थी। भूपेंद्र, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। वो जो तो शख्स बोल रहा था ना, वो रजौरी गार्डन में जान हथेली में रह के इस देश की सेवा कर रहा है, जिससे आप बात कर रहे थे। अगर उनसे डॉक्टर मेरी का बात व्यवहार होती है। अच्छा नहीं है तो उसे डॉक्टर रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे जीवन में बिल्कुल सर। हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर डॉक्टर का बिल्कुल व्यवहार सर। अच्छा होता है ना, तो मरीज के तीमारदार और मरीज जो है ना, वो आधा अपने को स्वस्थ महसूस करता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। इसके बाद क्या हुआ? सर वहाँ पे जब वो मुझसे ये बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा, तो मुझे एक्चुअली उस वक्त बड़ा गंदा लगता है कि मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ और ये डायरेक्ट मुझसे तू करके बात करें। तो उस वक्त मैंने उनसे ये बोला था कि सर आप मुझसे जो है तू वाली लैंग्वेज में बात मत कीजिए, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और ये लैंग्वेज मुझे जो है आपकी अच्छी नहीं लगी। और जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं कि तू यहाँ आ जा, अगर रही बात मेरे वहाँ आने की, तो शायद मैं आपके बोलने से पहले अपने बच्चे के पास होता। अगर मेरे लिए वहाँ पे आना पॉसिबल होता तो मैं जरूर अपने बच्चे के पास होता, और अपने बच्चे के लिए शायद मैं खुद ही सोच लेता, आपसे रिक्वेस्ट करने की मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो उनसे बस मेरी इतनी बात होती है, उसके बाद हमारा जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद जो है वो डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में एक नर्स है, 8:30 से 9 बजे के बीच के टाइम होता है, जिसमें उसी हॉस्पिटल की एक नर्स है, वो आती है मेरी वाइफ को बोलती हैं कि एक सिविल एम्बुलेंस है, वो 4,500-5,000 रुपये लेगा, और आप जो है अपने बच्चे को, अगर ज्यादा जल्दी है तो आप अपने बच्चे को लेके इसमें 4,500-5,000 रुपये देके आप अल्मोड़ा के लिए लेके जा सकते हो। तो उस वक्त तो उनने फिर मना कर दिया कि टाइम इतना हो गया है, तो हम पैसे नहीं देंगे अभी इस वक्त। अगर आपको ये बात बतानी थी तो आप ये बात फर्स्ट में भी बोल सकते थे। तो ये बात सही है कि उनको ये, अगर यही बोलना था, तो ये बात वो फर्स्ट में भी जब एम्बुलेंस से जब डिले हो रही थी उस वक्त भी इस बात को बोल सकते थे, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा बच्चा क्योंकि मेरे लिए लेकिन मेरा तब तो बच्चा उन्होंने ये इम्पोर्टेंट कहा था। था ना कि अगर आप 108 से नहीं ले जाएंगे तो आपका केस नहीं लिया जाएगा दूसरे हॉस्पिटल में। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इस चीज का जवाब तो खैर वो उनको देना पड़ेगा, जो भूपेंद्र खटियाल हैं उनको भी देना पड़ेगा, जो सीएमओ वहां एसी रूम में बैठ के जो चाय पकौड़े खा रहे हैं उनको भी इस चीज का जवाब मुझे देना चाहिए, और इसका जवाब भी मैं मांगना चाहूंगा। और ऊपर से वो डॉक्टर की मैं आपको एक हरकत और बताता हूँ वहां पे, क्योंकि सर अभी भी मैं आपसे जो इससे लाइव में बात कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर इतना पेशेंस, मैं अपने आप को रोक के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना मेरे बच्चे को जानने के बाद मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि आर्मी पर्सन अगर गुस्सा करता तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि आर्मी पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस होते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, वो भी अगर उसके परिवार पे जब बात आती है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी भी मैं पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले किसी के लिए भी, अगर कुछ जो अच्छे लोग हैं उनसे मैं पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरे मुंह से निकले हुए कोई गंदे अगर शब्द लगते हैं तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, और जो बाकी गंदे लोग हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो उन डॉक्टर के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उन डॉक्टर की हरकत मैं आपको बताता हूँ। वो बेसर में डॉक्टर जो वहाँ पे भूपेंद्र खटियाल हैं, उनने क्या काम किया, वो एक माँ अपने बच्चे को ये सोच के रो रही है बाहर पे कि कब एम्बुलेंस आएगी, कब एम्बुलेंस आएगी, और वो जाके मेरी इतनी सी बात करने के बाद वो जाके मेरी वाइफ से बोलते हैं कि तेरा पति जो है कहाँ पे जॉब करता है और कौन सी आर्मी में है, अपने पति का जो है तू नाम बता, नंबर बता, आर्मी कौन सी रेजिमेंट नाम बता। तो उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो उन तक जरूर पहुंचेगी, और उनसे एक चीज कहना चाहूंगा। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको एक आर्मी पर्सन का पर्सनल डिटेल पूछने का अधिकार कहाँ से मिला है? आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, आर्मी पर्सन का पर्सनल डिटेल पूछने का अधिकार आर्मी ने शायद अभी तक किसी को दिया नहीं है।
वो सिविलियंस के हाथ में नहीं है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे कोई भी है, और अधिकार है ही नहीं आपके पास पूछने का। अगर आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप क्यों आप डिटेल पूछ के, हो सकता है कि आप बहुत बड़ा खतरा जो है एक आर्मी पर्सन के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं, और आपके ऊपर इस चीज की जांच होनी चाहिए। और असल में उनने एक चीज और मेरी वाइफ से बोला था कि मेरा भाई भी आर्मी में है, पता नहीं कौन सी पद में है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कहीं भी भाई कौन कोई से भी पद में आर्मी के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आपके भाई से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके भैया के इन गंदे कामों को लेकर अगर आप अपने भाई के इसमें सपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका मुझे डिटेल मिलेगा तो पक्का आपसे भी मैं ये क्वेश्चन करूंगा। फिर भी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप आर्मी में हैं, बहुत अच्छी एक संस्था में आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और आप अपने भाई के अगर ऐसे कामों में अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर आप भी आपके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। नहीं आपको नहीं ऐसे जोशी अपने जी, भाई को इसकी आप सपोर्ट नहीं चिंता करना मत चाहिए। करिए, सेकंड ये में कोई डॉक्टर। फर्क की बात नहीं है। उनके भाई कहीं भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जो गलत है वो गलत है। मुझे आप ये जी बताइए, फिर जी। आपको एम्बुलेंस कितने बजे मिली? मेरी बात तो बाकी और किसी से हो नहीं रही थी, मेरे भैया से मेरा कांटेक्ट था, वो अभी गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, तो वहां से उनके पास उनके आपस में दोस्त लोग, उनसे उनका नंबर मिला, जैसे तैसे उनने नंबर वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनका नंबर मिला उनको, तो उनने जो है वहां पे उनसे बात की, सब ये सब कुछ बताया उनने वाकया कि सर ऐसे सर वहाँ पे एक मेरा भांजा मेरा भतीजा है वहाँ पे उस ऐसी कंडीशन में, और वहाँ पे पिछले 7 बजे से लेकर अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है, और आप जो है इसके लिए कुछ कीजिए, वहाँ पे वो बच्चा जो है सीरियस कंडीशन में। तो उनने हेल्प की, उनने जो है वहां पे किसी का नंबर दिया, फिर उनसे बात करने के बाद आधे घंटे के अंदर सर वहां पे फिर एम्बुलेंस आई। तो इस पे भी मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सबको जो सीरियस कंडीशन में है, जो एम्बुलेंस पिछले 2.5-3 घंटे से नहीं मिल रही थी, वो डीएम से बात करने के बाद एम्बुलेंस जो है कैसे आधे घंटे के अंदर वहां पे आ गई, कहाँ से आ गई वो एम्बुलेंस? और सेकंड में बहुत बड़ा सवाल मेरा जो वहाँ पे सीएमओ है और डॉक्टर के स्टाफ है हॉस्पिटल से है कि जो एम्बुलेंस आपने अपने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके रखी है दो, उस वक्त वहां पे प्रेजेंट थी, तो वो हॉस्पिटल के बाहर जो आपने एम्बुलेंस से खड़ी करके रखी है वो किसके लिए, डेमो के लिए खड़ी करके रखी है, या कोई विजिट होता उसके लिए खड़ी करके रखी है, या आपने दवाइयां ढोने के लिए खड़ी करके अच्छा, रखी है, या आप फिर कह रहे हैं आपने कि दो अपनी एम्बुलेंस मौज मस्ती अस्पताल के के लिए? बाहर खड़ी थी? दो बिल्कुल सर एम्बुलेंस बिल्कुल। अस्पताल के बाहर खड़ी थी, आप कह रहे हैं? उस वक्त प्रेजेंट थी बिल्कुल। जोशी जी, जी। इसके बाद आप कब निकले अल्मोड़ा के लिए? हाँ, और उसके बाद सर 9:30 बजे हमारी एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आने के बाद 9:30 बजे मेरे बच्चे को वहाँ से अल्मोड़ा के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पे उसका थैंक यू कहना चाहूँगा वहाँ के डॉक्टर को, उनने काफ़ी मेहनत की और उनने जो है काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की, उनने टेस्ट वगैरह भी किए थे जो उनके हाथ में थे, और वहाँ के जो स्पेशलिस्ट थे उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उनने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि ये बच्चे के जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी फैल गया है, और इसको हमें जो कोई इनको एक हार्ट की कोई नस होती है, कोई नब्ज होती है, वो इनको मिल नहीं रही है, और हमें जो है अभी इसकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो, अगर सीरियस कंडीशन में ऑलरेडी पहले बच्चा है तो हमको जो है इसको जल्दी से जल्दी अल्मोड़ा जो सुजला तिवारी हॉस्पिटल है वहाँ के लिए हमको ट्रांसफ़र करना चाहिए, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी हमारे पास है नहीं। हल्द्वानी, तो हल्द्वानी उनने जो सुशीला है, तिवारी। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने हल्द्वानी के लिए ट्रांसफर किया, अपने से उन्होंने कोशिश की, बहुत बता रहे थे क्योंकि पता चल जाता है कि हाँ कौन कर रहा है, ठीक है, उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की, उनके हाथ में नहीं था, उनने फिर आज क्योंकि बच्चे की कंडीशन वहां जाने तक बहुत खराब हो चुकी थी सर, वो बच्चा ऑलरेडी पहले जब बागेश्वर से सीरियस कंडीशन में, अगर वो 2 घंटे पहले अगर उनके पास चला जाता तो शायद वो बच्चे की कंडीशन जो है रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन वहां से भी उस बच्चे को ट्रांसफर किया गया। वो बच्चा टाइमिंग अभी मुझे याद नहीं आ रहे, 9 साढ़े 9, हाँ 1 बजे के समथिंग, वो 1 डेढ़ बजे समथिंग वो अल्मोड़ा पहुंचा था। फिर वो बच्चा दूसरे दिन वहां से मॉर्निंग टाइम में शायद वो बच्चा वहां से निकला था, यहाँ अपने हल्द्वानी के लिए निकला था, सुशीला तिवारी के लिए। तो वो बच्चा वहां से निकलने के बाद शाम के टाइम हल्द्वानी में एडमिट होता है वो बच्चा। एडमिट होने के बाद जैसे ही उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ टेस्ट में उसके पता चलता है कि इसके ब्लड में क्लॉट बन रहा है, इसके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन पूरा फैल चुका है, और अपनी तरफ से वो बच्चा थोड़ी बहुत मूवमेंट में भी नहीं रहता, थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि एक बस जिंदा रहता है नाम के लिए। और उससे जैसे मैं वहां पे पहुंचता हूँ 10, 10:30, 11 बजे के समथिंग, तो उस वक्त उस बच्चे से मेरी बस थोड़ी बहुत हल्का मोमेंट में उस बच्चे से मेरी बात होती है। वो भी शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए ही वहाँ पे जिंदा था कि मेरे पापा आएंगे और मैं तब तक ही जिंदा हूँ। उसके बाद जो है 12-1 बजे के बाद उस बच्चे के मूवमेंट बंद हो गई थी, और उसके बाद दूसरे दिन उस बच्चे ने मॉर्निंग टाइम से अपना जो उसका ब्रेन था वो जो है डेड हो गया था। उस बच्चे का दूसरे दिन मॉर्निंग टाइम में वो बच्चे का ब्रेन जैसे ही डेड हुआ तो आप उसको मृत्यु ही मान सकते हैं। लेकिन इंडियन इंडियन जो हमारे पास जो क्या नाम बोलते हैं अधिकार है, उसमें तो शायद बच्चे को ब्रेन डेड में मृत्यु घोषित नहीं किया जाता उसको, क्योंकि उसकी हार्ट
हार्ट जिंदी थी, कहीं ना कहीं उसकी हार्ट जिंदी थी। तो उसको वेंटिलेटर पे जब रखा गया था, उसको वेंटिलेटर ने उसको 3-4 दिन के लिए जिंदा रखा था। जिंदा क्या रखा था, उसको बस एक सहारा दिया था कि भाई अपने आप को रिकवर कर, लेकिन वो बच्चा जो है रिकवर नहीं हो पाया। और वहां के डॉक्टरों ने काफी और मेहनत की आप उसके रजौरी लिए, से निकल जो भी चुके थे ना? वहां पे। आप रजौरी से अपने घर के लिए निकल चुके थे? जी 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 जी। मैं 11 तारीख को अपने बच्चे के लिए वहां से, जैसे 10 तारीख को ये वाकया हुआ था, तो मैं 11 तारीख की मॉर्निंग में जो है वहां से निकल गया था अपनी ड्यूटी से, इमरजेंसी में लीव लेके मॉर्निंग में वहां से निकला। तो इमरजेंसी मैंने फ्लाइट की थी अपनी, तो फ्लाइट से मैं 3:30 बजे के समथिंग मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। तो वहीं से भाई मुझे पिक करने के लिए आए थे। तो भैया कि हम लोग साथ में ही गाड़ी में, फिर हमें हल्द्वानी पहुंचने में कम से कम 10:30 बजे का टाइम वहाँ पे लग गया था। लेकिन तब तक बच्चा हल्द्वानी पहुंच चुका था। हल्द्वानी पहुंचने के बाद वो बच्चा दूसरे दिन डेथ कर गया, क्योंकि उस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने की, उसका इन्फेक्शन बहुत फैल चुका था पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से उस बच्चे को रिकवर होने में कोई गुंजाइश ही नहीं थी उस बच्चे की फिर उसके बाद रिकवर। क्योंकि डॉक्टर से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, और वो दिख भी रहा था कि डॉक्टर वहाँ पे सारे जो हल्द्वानी के डॉक्टर हैं वो सारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, जो भी उनसे हो सकता उन्होंने किया। लेकिन वो बच्चा जो है वहां पहुंचने के बाद जो है डेथ कर गया। लास्ट मेरी वहीं पे बच्चे से मुलाकात के बाद, वो बच्चे को मैं 16 तारीख को जो है उस बच्चे को हमने हॉस्पिटल से निकाला, उसकी डेड बॉडीज को, और अपने हाथों से उसकी डेड बॉडीज को मैं हल्द्वानी में जो है सर मिट्टी में दफना के आया हूँ अपने बच्चे की। तो मिट्टी में दफनाना एक बाप के लिए एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ये चीजें तो मैं पहले 2 बार ऑलरेडी सब चीजें मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। और उसके बाद फिर वहां पे उसकी मम्मी थी, उनको संभालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले खुद को संभालना था, उसके बाद ही मुझे अपने परिवार को संभालना था। सब कुछ बहुत इतना खराब हो चुका था कि मुझे उस वक्त ये चीजें ध्यान नहीं आई कि मेरे साथ जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या हुआ। उसके बाद मैं घर आता हूँ वहां से अपने बच्चे के दाह संस्कार को करके। घर पे आने के बाद फिर मैंने सब कुछ सोचा कि यार ये मिस्टेक इतनी छोटी बात नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। फिर मेरा ध्यान पूरी जहां जहां वो हॉस्पिटल में गया वहां पे मैंने सोचा कि कहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, किससे मिस्टेक हुई। तो मुझे सबसे बड़ा 5 हॉस्पिटल में घूमने के बाद जो है वहां पे सबसे बड़ा मिस्टेक जो है मुझे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इतना बड़ा गलती, सबसे बड़ी गलती मैं इसको बोलूंगा, इतनी बड़ी गलती जिस गलती की कोई माफी नहीं है। अगर कोई इस चीज के सपोर्ट करके अगर ये बोलता कि ठीक है होता है, या फिर ठीक है हो गया अनजाने में हो गया, तो नो, इस चीज की कोई माफी नहीं है, मेरे कागजों में कोई माफी नहीं है। अगर कोई उनको बचाने की अगर कोशिश करता है तो सबसे बड़ा शायद अब तुम अगर उनको बचा भी लोगे, लेकिन ऊपर वाले की नजरों में तो फिर तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। तुम्हारे साथ ईश्वर के आने वाले टाइम में ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी कि तुम्हें इस चीज का एहसास जरूर कराएगा कि जब अपना बच्चा 1 साल का जब जाता है तो क्या उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, और उसको कैसे आप हैंडल करते हो, और क्या आप कितना खुशी खुशी आप जीते हो, या फिर कैसे आप रहते हो उस वक्त उस कंडीशन में। तो मुझे यही चीज याद आई उसके बाद कि ये चीजें हुई हैं हमारे साथ। फिर मैंने उस वक्त उस चीज पे फोकस किया। फिर मैंने, क्योंकि मेरा तो सर जो बच्चा था वो तो खैर आने वाला नहीं है, और ना ही उस चीज को कोई उस चीज की भरपाई कर सकता है। बट हाँ इतना है कि किसी आने वाले वक्त में किसी का बच्चा ना जाए, किसी की माँ ना जाए, किसी की बहन ना जाए, इस कंडीशन में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेरा एक बहुत बड़े क्वेश्चन मेरे उनके ऊपर है, प्लस में जो वहाँ के जो जिनको चुन के लोगों ने अभी रखा हुआ है, नेता लोग जो अपने आप को वहाँ के बड़े सेवक मानते हैं। क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं है, ये शायद बहुत बार हो चुकी है। क्योंकि मैं वीडियोस के उसमें जो कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोई बताता है कि मेरा भाई ऐसी मरा, मेरी मम्मी ऐसी हम्म। मरी, मेरी पत्नी ऐसी मरी इस हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं और जाके। वहां के जो सीएमओ और हैं जोशी जी, मैं उनका भूपेंद्र जो बयान पढ़ रहा डॉक्टर था इमरजेंसी। कि उन्होंने तो लिख दिया कि साहब आरोपों की जांच की जाएगी, 108 सेवा प्रभारी को हमने नोटिस दे दिया है कि सर्विस को दुरुस्त किया जाए, प्रकरण की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। ये कोई डॉक्टर उपाध्याय हैं। डॉक्टर उपाध्याय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके साथ ये घटा होता तो आप क्या करते? आपकी स्थिति क्या होती? एक बार मैं इसीलिए कह रहा हूं, जी एक बार वो सारे लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो अपने बारे में सोचे कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता, आपका क्या हाल होता। वही जो आज दिनेश चंद्र जोशी जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार का हो रहा है। आप सोचिए, रजौरी जैसे बॉर्डर में, वहां से वो इमरजेंसी में आए और इस तरह के उनके साथ वाकया हुआ। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम सवाल यह है कि हम इस सिस्टम को कब दुरुस्त करेंगे। जो आज शुभांशु गया है ना, शुभांशु हम सबको एक मैसेज देके गया है कि शायद वो और जी सकता था अगर हमारा सिस्टम दुरुस्त होता। इसलिए बहुत जरूरी है इस सिस्टम को ठीक करने की।
क्योंकि हर बार मैं सुनता हूं कोई घटनाक्रम होता है, वही सरकारी प्रक्रिया जांच की जाएगी। उन जांचों के बाद हम सबक क्या सीखते हैं? हमने आज तक सीखा क्या है? क्यों नहीं हम ये तय करते कि अब हम ऐसी स्थिति को पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे? और मैं डॉक्टरों से प्रार्थना भी करना चाहूंगा, आपके दो मीठे बोल, आपका अच्छा व्यवहार एक नई जान फूंकता है तीमारदार पे और उस पेशेंट में। इसलिए आप अपना व्यवहार हमेशा अच्छे रखिए। जोशी जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं आपकी पीड़ा को पहली भांति समझ सकता हूं। और यकीन मानिए उस बच्चे की तस्वीर हर समय सामने घूम रही है। और मुझे लग रहा है कि शुभांशु हमारे सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि आप लोगों की गलती के कारण जो 25 साल में आप लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया स्वास्थ्य का बढ़िया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अगर उपचार नहीं मिल रहा तो फिर कहां भरोसा किया जाए? मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा सर, क्योंकि अभी मेरी जो एक लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। और हर किसी की एक लिमिट होती है सर, पेशेंस की। हर इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। मेरी भी एक पेशेंस है, एक आर्मी पर्सन भी हूँ, और मेरे अंदर पेशेंस शायद एक आम इंसान से बहुत ज्यादा पेशेंस है। तो मेरी भी पेशेंस की एक सीमित अवस्था है, और वो पेशेंस मेरा जो है अभी काफी जो है खत्म हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये क्या, मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ सर। एक वार्निंग है मेरी तरफ से, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर स्टाफ बैठे हुए हैं, सीएमओ बैठे हुए हैं, उनके लिए एक वार्निंग है। मुझे आप ये चीज मत बताइए कि हमने ये कार्रवाई की जांच की है। ऐसे न जाने कितने जांच आपके जो है अभी धूल लग के वहां पे फाइलों में पड़े होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे रिटर्न में ये चीज देंगे कि मैंने ये कार्रवाई की है। अगर सबसे पहला सवाल तो मेरा उन्हीं पे है, उसी उन जो डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल जी हैं। मैं तो डॉक्टर एक भगवान का रूप बोलते हैं। आप भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, मैं भी अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ। मेरा काम भी जान बचाना है, मेरा काम भी देश की रक्षा करना है, और आपका काम भी एक पेशेंट की जिंदगी बचाना है। आप अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज कर सकते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, मैं भी अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज कर सकता हूँ। लेकिन इस तरीके का व्यवहार एक पेशेंट के साथ, और एक पेशेंट के परिवार के साथ, ना आपको बात करने की तमीज, ना आपके अंदर कोई डिसिप्लिन, ना कोई मैनर्स है कि हाँ ठीक है। उसके बाद आप उसी माँ से जाके पूछते हो कि तेरा पति कहाँ जाता है। तो आपके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस चीज का जवाब आपके सीएमओ देंगे और प्रशासन देगा, उत्तराखंड सरकार देगी। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। सेकंड में आप ही मुझे बताएंगे इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। और जो सीएमओ हैं वो बताएंगे इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, और आपकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। आप आज तक आपने जो अपनी ड्यूटीज के अंदर क्या क्या यहाँ पे इस चीज को, ये एक दिन का मामला, ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है। ये चीजें अभी नहीं, काफी टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं। आप देखो, एक बार पूछो पब्लिक में से, पूछो कि वो क्या बोल रहे हैं, आप कमेंट पढ़ो इस चीज का। और सेकंड में डॉक्टर जो भूपेंद्र यादव हैं उनसे, भूपेंद्र खटियाल जी हैं उनसे मैं एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आप ऊपर वाले से विनती करना सर इस चीज के लिए। भूपेंद्र खटियाल, आप मुझे सुन रहे होंगे, ऊपर वाले से विनती करना कि उस वक्त एक पिता आपके समक्ष नहीं था, एक आर्मी सोल्जर आपके समक्ष नहीं था, जब वो ये कंडीशन में आपसे मैं रिक्वेस्ट फोन में कर रहा था, और आपने इस तरीके की मुझसे बात की थी। और मैं उस वक्त अपनी ड्यूटीज दे रहा था, उस वक्त मैं आपके सामने नहीं था। आप जैसे घटिया लोग जब तक इस सिस्टम में बैठे रहेंगे, ऐसे ही कभी किसी का बच्चा मरेगा। क्योंकि आप कर क्या रहे थे, आप अंदर जाके जो है नर्स से हैं आपके स्टाफ के, आप उनसे हो सकता है अच्छी बॉन्डिंग आपकी, अच्छे काम करते होंगे आप लोग, लेकिन आप उनके बीच में जाके मोबाइल चलाने लगे। शर्म नहीं आती है क्या आपको? थोड़ी भी शर्म इंसानियत बची है क्या आपके अंदर? आप उनके बीच में जाके मोबाइल चला रहे हो, और एक आर्मी पर्सन को जो है आप बोलोगे तू करके, तू जो है यहाँ पे आ जा। और अपनी ड्यूटी आपने 10% नहीं निभाई है। और जो ऊपर आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, जो सीएमओ बैठे हैं, वो संतान, वो बोलते हैं ना, किसी के मन को बहलाने के लिए ये चीजें बोलते हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले कार्रवाई तो जो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ है उत्तरा, जो वहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा तो चला गया जो जाना था, मैं तो उसको दफना के आ गया हूँ हल्द्वानी से। अभी आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप ये फालतू की ये ड्रामेबाजी जो है इसमें कर सकते हैं। दिनेश चंद जोशी जी, आपने ये जो पूरा वाक्या बताया, ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक तमाचा भी है। और उस सिस्टम, अगर वो सिस्टम सीखना चाहता है तो उसके लिए एक सबक भी है। और आने वाले समय में कोई शुभांशु को अपनी जान ना गंवानी पड़े, और ये जो कोताही बरती गई है वो कोताही ना हो, इसके लिए हमें ये सबक सीख के सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। सिर्फ जांच की रिपोर्ट भर आने से काम नहीं होगा। उस जांच की रिपोर्ट के बाद हम उस पर एक्शन टेकन क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। अब जरूरत आ गई है हम सबको मिलकर अपने स्वास्थ्य, अपने शिक्षा, अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवाज उठानी होगी। लेकिन ये जो घटनाक्रम घटा है ना, इसने हम सबको बहुत पीड़ा में डाला है। हम सबके सामने कई सवाल छोड़े हैं। अब देखना यह है कि जांच होगी, जांच से कुछ निकल के आएगा। और जिन लोगों की भी गलती है,
केवल किसी को हटा देने से, ट्रांसफर कर देने से ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम में जो लूप होल्स हैं हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। जो इम्प्लीमेंटेशन में खामियां हमें उनको दूर करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मॉडल हॉस्पिटल क्यों नहीं बना पा रहे हैं जहां पर हर तरह का उपचार हम अपने पेशेंट को दे सकें। ये सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है मिलने चाहिए और हर उत्तराखंडी को इंतजार रहेगा कि आखिर हम सबक क्या सीखते हैं ऐसे घटनाक्रमों से।